लास्ट क्लास में मैंने आपको इंक्रिप्शन के बारे में बताया था और हैशिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यही किया था हम लोगों ने डिस्कस, इंक्रिप्शन एंड हैशिंग के बारे में। ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। इंक्रिप्शन और हैशिंग के मैंने आपको एल्गोरिदम्स भी बता दिए थे, कोलिशन के बारे में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए एनकोडिंग। अब एनकोडिंग का क्या मतलब होता है आप लोग बताएंगे? सुना होगा आप लोगों ने एनकोडिंग, मेरे मुंह से भी और वैसे भी बहुत बार। और थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कैसे करते हैं एनकोडिंग। अभी जैसे इंक्रिप्शन में भी आपने ट्रांसफॉर्म ही किया था, हैशिंग में भी आपने ट्रांसफॉर्म किया था, तो एनकोडिंग में और क्या अलग से होता है? देखिए यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। आप किसी कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन जैसे टर्म्स का यूज करते हैं। तो जैसे इंकोडिंग के दो अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन साइफर और एक होता है ब्लॉक साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब क्या होता है? ऐसी एल्गोरिदम जो एक एक कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करती चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ भी लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा एप्पल। अब एप्पल के हर एक कैरेक्टर को आप दूसरे किसी कैरेक्टर के साथ क्या करते रहेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। ठीक है। जैसे एक एल्गोरिदम होती है जिसका नाम होता है रॉट 13। एक एनकोडिंग एल्गोरिदम होती है जिसका नाम क्या है? रॉट 13। रॉट 13 का मतलब है रोटेट 13। आप एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को उसके 13 कैरेक्टर से रिप्लेस करते हुए चलते हैं। ए आपको पता है फर्स्ट कैरेक्टर है, इसका 13 कैरेक्टर कौन सा होगा? BCDEFGIJKLMNO। ओ होगा ना? टेबल निकाल लीजिए आप। रॉट 13 टेबल ऐसे करके सर्च कर लो तो आपको बता देगा कि किस टेबल को, किस वर्ड को किससे रिप्लेस किया जाता है। कोई भी एक ले लो आप। जैसे क्या है इसका, ए का एन है, राइट, एन है, ठीक। तो ए को आप किससे रिप्लेस करेंगे? एन से। देन पी को किससे रिप्लेस करोगे? उसके 13 कैरेक्टर से। तो पी का 13 कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है, सी। ठीक है। तो पी को आप किससे रिप्लेस करेंगे? सी से। एल को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? वाई। और लास्ट में है ई, ई को आप रिप्लेस करेंगे आर। तो ये आपका एक एनकोडिंग, एनकोडेड कंटेंट होगा। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन साइफर, जहां पर आप एक एक कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करते हुए चलते हैं। एक कैरेक्टर कैरेक्टर को दूसरे किसी कैरेक्टर से आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। वैसे ही एक और एल्गोरिदम होती है जिसका नाम होता है मोर्स कोड। वो भी क्या है? आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर है। उसमें क्या होता है कि आप मोर्स कोड, नॉर्मली एक साउंड होता है जो बीप और थोड़ा बीप को थोड़ा लंबा अगर आप खींच लोगे तो उस तरीके की साउंड आपको सुनाई देती है। ठीक है। तो उस तरीके का साउंड आपको प्रेजेंट करके बताता है मोर्स कोड। ठीक है। मोर्स कोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वहां पे भी आप चीजों को, जो भी कैरेक्टर आपने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है एप्पल, इसको अगेन हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं? डॉट और हाइफन से। डॉट्स एंड हाइफन्स के साथ इसको रिप्लेस किया। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहिए ऑनलाइन, इसका प्रैक्टिकल मैं अभी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वैसे समझ नहीं आएगा आपको। मैंने जैसे सर्च किया मोर्स कोड, ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए, आपको दिखा देगा। कन्वर्ट करके देखिए आप, मोर्स कोड में ट्रांसलेट करके देखिए अपने कंटेंट को। जैसे आपने इनपुट प्रोवाइड किया एप्पल, तो उसका आउटपुट क्या आएगा आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं उसको। तो पता नहीं क्या है, किसी और में देख लीजिए। ठीक है।
जैसे मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पे आपको दिखा दिया उसने कि ये कंटेंट है जो एप्पल को इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, डॉट्स और हाइफन से आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करा है। तो यहाँ पे भी क्या करता है, ये एक एक कैरेक्टर को एक एक वर्ड से रिप्लेस कर रहा है। जैसे इसके एल्गोरिदम अगर देखें हम लोग नीचे, ये रहा। ए को किससे रिप्लेस करेगा ये, डॉट हाइफन, बी को हाइफन डॉट डॉट, सी को हाइफन डॉट। इस तरीके की एल्गोरिदम है, इसको पता है कि मुझे किस वर्ड को किससे रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस करते हुए रहेगा। आप लोगों ने मोर्स कोड देखा भी होगा, मूवीज वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग, आप तो दो बंदों को आपस में बात करनी है, वो नहीं चाहता कि किसी तीसरे को सुनाई दे या समझ आए उसको कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं जहाँ पर डॉट और बीप साउंड वगैरह आपको सुनाई दे। जैसे अगर इसमें प्ले, क्या, नहीं सेम नहीं हो सकता किसी का भी, किसका सेम है। हाँ बीओडी यहाँ पे सेम दिखा रहा है, बट सेम नहीं हो सकता आपके कोई भी कैरेक्टर इसमें। स्पेस का कुछ प्रॉब्लम है। शायद गलत दिया हुआ आपको, बीओडी। बी में एक डॉट एक्स्ट्रा है। हाँ ये वाला सही है, वो अलग अलग है। तो बी में अब क्या क्या है, डी में क्या है, बी में एक डॉट एक्स्ट्रा है, डी में एक डॉट कम है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर सेम हो ही नहीं सकता, तो ये वाला जो टेबल है वो गलत दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इसको मैं प्ले करूंगा आपके सामने, तो जैसे मेरे कान में मेरे को सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसको, स्विच कैसे करूँ मैं। कोई नहीं, आप अपने केस में एक बार सुन के देखिएगा, बीप साउंड और बीप और इस तरीके की साउंड आपको सुनाई देगी जब आप इसको प्ले करेंगे। ठीक है, तो इस साउंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये आपको बता रहा है कि आपका जो, इसने इसको क्यों प्ले करा। जैसा आपको सुनाई दे रहा है ना, वैसा ये आपको क्या है, इस तरीके की साउंड सुनाई देगी। तो जो लोग इस कोड को जानते हैं, पढ़ना डिकोड करना, वो लोग इजीली इसको कर सकते हैं। तो एनकोडिंग की खास बात ये होती है कि एनकोडिंग सिर्फ उन लोगों को समझ आ सकती है जो उसको जानते हैं कि किस एल्गोरिदम के थ्रू उसको एनकोड किया गया है। अगर आप एल्गोरिदम जानते होंगे तो आप उसको इजीली, यहाँ पे कोई की का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एंक्रिप्शन की तरह यहाँ पे भी कोई की आपको लगाना पड़े। ठीक है, यहाँ पर आपको बस कोई मैसेज को सीक्रेटली ट्रांसमिट करना है ताकि जो पर्सन को आप बताना चाहते हो वो पर्सन ऑटोमेटिकली उस चीज को समझ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एनकोडिंग जैसे टेक्निक्स का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। दूसरा जो मैंने आपको टाइप बताया था वो था ब्लॉक साइफर। ये क्या था, ये एग्जांपल था सब्स्टिट्यूशन साइफर का। ब्लॉक साइफर का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे क्या था कि एक एक कैरेक्टर को एक एक कैरेक्टर से आपने रिप्लेस कर दिया और उसको लिख दिया एक साथ। ठीक है, ब्लॉक साइफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर एक साथ रिप्लेस करते हो। कोई एक ब्लॉक में आपने तीन चार कैरेक्टर ले लिए, उस तीन चार कैरेक्टर को ये एक साथ रिप्लेस करेगा किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, और फिर अगले कैरेक्टर्स को किसी और के साथ रिप्लेस कर देगा। जैसे इसका एग्जांपल है बेस 64। बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है। बेस 64 सुना होगा आप लोगों ने, बेस 64, बेस 32, बेस 56, ऐसे करके कुछ एल्गोरिदम्स आती हैं जो आपको एनकोड और डिकोड इजिली हो जाती है। और बेस 64 को ऐसा नहीं है कि सारे बेस 64 एक जैसे ही दिखेंगे, बट ज्यादातर बेस 64 जो एल्गोरिदम है वो उसके एंड में या तो एक इक्वल्स टू या तो दो इक्वल्स टू आ रहे होते हैं मैक्सिमम में। ऐसा नहीं कि हर किसी में, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी में आप चेक करोगे कि बेस 64 एनकोडिंग में एंड में डबल इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू आ रहे होंगे, बट मैक्सिमम केसेस में आपको इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू मिलेगा देखने को। जैसे अगर आप ऑनलाइन जाएं और यहाँ पे टाइप करें बेस 64 एनकोडिंग, तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने यहाँ पे कोई भी कंटेंट डाला, जैसे एप्पल लिखा मैंने यहाँ पे, तो एनकोड किया, तो इस तरीके से उसने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे एक इक्वल्स टू आपको दिख रहा है, तो इससे एक तरीका आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये शायद बेस 64 हो सकता है। ठीक है, तो बेस 64 में क्या होता है, आप एक एक कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स को आप
दूसरे ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स के साथ आप रिप्लेस करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वेरी करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर में या ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन साइफर में जो आपने अभी दो एग्जांपल देखे, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि आपने एक एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करा है। बट यहाँ पर आप दो तीन वर्ड्स को एक साथ दूसरे दो तीन वर्ड्स के साथ या चार पांच वर्ड्स के साथ रिप्लेस करते हैं। इसकी अपनी एल्गोरिदम होती है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक साइफर आपके दिए हुए कंटेंट को एनकोड कर देता है ताकि कोई इसको समझ नहीं पाए। बेस 64 बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल सकती है। कुछ कुकीज होती हैं जो बेस 64 में लिखी जाती है। ठीक है। अच्छा, जो एनको एक चीज याद रखना, एनकोडिंग और हैश को कैसे समझा जाएगा। जैसे अगर आपने कोई कंटेंट एनकोडेड एनकोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एनकोडिंग में कैपिटल स्मॉल का अलग मतलब होता है। एनकोडिंग में कैपिटल ए लिखा होगा, स्मॉल ए लिखा होगा, उसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट वही चीज का जब आप हैश निकालोगे, हैश जब हैश वैल्यू आपके सामने लिखी होगी, तो वहां पर या तो कैपिटल्स में लिखे होंगे सारे, तो या तो स्मॉल में लिखे होंगे, क्योंकि वहां पे हेक्साडेसिमल डिजिट्स यूज होती हैं हैशिंग के अंदर। तो या तो सारी चीजें कैपिटल में लिखी होंगी, तो या तो सारी चीजें लोअर केस में लिखी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कैपिटल केस हैं कुछ लोअर केस है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ अपर केस लोअर केस में दिख रहे हैं। बट हैश जब आप देखोगे तो या तो लोअर केस में होगा सारा, और या तो अपर केस में होगा सारा। इस तरीके से आपको एनकोडिंग और हैशिंग के बीच में ये डिफरेंस, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक वेबसाइट और है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप सर्च कर लीजिएगा बॉक्स सेंट्रिक, आपको इस यूआरएल पे आना है, साइफर आइडेंटिफायर। ये यूआरएल लिख लीजिएगा, बॉक्स सेंट्रिक के बाद स्लैश करके कोड स्लैश डॉट हाइफन ब्रेकिंग स्लैश साइफर हाइफन आइडेंटिफायर। ये बहुत काम की वेबसाइट है, आप आगे आपको काम आएगी। इस वेबसाइट पे आके आप कोई भी साइफर आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी एल्गोरिदम है, एनकोडिंग है, हैशिंग है, क्या है, नहीं पता आपको, आप वो कंटेंट यहाँ डाल दो। ये वो बता देगा कि वो एल्गोरिदम कौन सी है जिसके थ्रू आपने इसको जनरेट करा है। जैसे अगर आप इसमें मोर्स कोड वाला अगर आप टाइप करोगे, तो ये आपको बता देगा कि ये मोर्स कोड है। बेस 64 वाला आप टाइप करोगे इसमें, तो ये एनालाइज करके बता देगा कि ये कंटेंट किस एल्गोरिदम से लिखा गया है। ठीक है। नेट नहीं चल रहा क्या? तो जैसे आप एनालाइज करोगे, आपको बता देगा कि ये क्या है, मोर्स कोड है। वैसे बेस 64 वाला भी आप ट्राई करके देखिए, या कोई और एल्गोरिदम, रॉट 13 या कुछ भी, वो भी आपको ये बता देगा ये कौन सी एल्गोरिदम है। यहीं पे आप क्लिक करके इसको डिकोड कर सकते हो, इसके डिकोडर टूल पे आप जा सकते हो डायरेक्टली यहीं से ही। तो आप यहाँ पे जाइए, डिकोडर टूल पे यहाँ पे पेस्ट करिए, ये इसको डिकोड करके बता देगा कि इसका प्लेन टेक्स्ट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज बता देगी, 100% जरूरी नहीं है कि ये सही बताए, बट बहुत हद तक मान के चलो 60-70% 80% आपको हेल्प करेगी हैश का ये आपके एनकोडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो बॉक्स सेंट्रिक का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट रहेगी आपके लिए आगे। तो एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स थी मैंने आपको लिखवा दिए यहाँ पे, मोर्स कोड है, रॉट 13 है, बेस 64, बेस 32, बेस 56, इस तरीके के एल्गोरिदम यूज होती हैं। इसके अलावा विग्नेर है, रेल फेंस साइफर है, बहुत सारी हैं एनकोडिंग के एल्गोरिदम्स। आपको आइडेंटिफाई करने के बाद पता चल जाएगी कि वो कौन सी एल्गोरिदम यूज कर रहा है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। चलिए, तो एक बार हैशिंग का भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हैशिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी फाइल का, कंटेंट का, डॉक्यूमेंट का, EXE फाइल है, किसी भी तरीके की चीज का आप एक हैश वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वो हैशिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए एक टूल तो आप याद रखिए। अगर फाइल्स के ऊपर हैशिंग करना है तो आपके पास एक टूल होना चाहिए जिसका नाम है हैश माई फाइल्स। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। EXE फाइल इसकी होती है, हैश माई फाइल्स के नाम से। ऑनलाइन टूल आपको मिलेंगे बट वो वर्क नहीं करते हैं। ये टूल है जो प्रॉपरली वर्क करेगा आपका।
किसी भी फाइल का ये हैश जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो मान के चलिए कि आपके पास कोई एक फाइल है। से कोई भी एक फाइल यहाँ से लेके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। एक फाइल है मेरे पास यहाँ पर। अब इस फाइल को मैं हैश माई फाइल्स पे ओपन करके अभी देख रहा हूँ कि इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है। जैसे इसके अंदर ये कुछ चीजें लिखी हुई है। ठीक है। तो मुझे इसका हैश जनरेट करना है कि ये फाइल का हैश क्या है। तो आपने इसको ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए इस फाइल को यहाँ से क्लिक करके। जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है वहां से ओपन कर लीजिए उसको। ठीक है। आपने ओपन कर लिया। किसी भी तरीके की फाइल का आप हैश निकाल लो। चाहे EXE हो, ELF हो, या डॉक्यूमेंट हो, PDF हो, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड करी। फाइल अपलोड करने के बाद इसने मेरे को बता दिया कि कौन कौन से हैशिंग एल्गोरिदम से इसने हैश निकाला है। MD5, SHA-1, CRC32, ये कुछ एल्गोरिदम से। बाकियों के इसने हैश नहीं निकाले क्योंकि आपने सेलेक्ट नहीं करा होगा इसको। प्रॉपर्टीज में जाके आप अलाउ कर दोगे कि मुझे सारे हैशेस निकालने हैं तो वो सारे निकाल देगा आपके लिए। ठीक है। अब ये जो हैशेस आपके सामने निकल के आए हैं, ये वैल्यूज तब चेंज हो जाएगी जब मैं फाइल में हल्का सा चेंज करूंगा। ठीक है। तो मैं इन हैशेस को कहीं कॉपी करके रख लेता हूँ। एक ये MD5 वाला है ऊपर वाला, और इसके नीचे है SHA-1, एंड थर्ड वाला है CRC32। ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स में मैंने ओरिजिनल फाइल का हैश निकाला। मैंने आपको बताया था जब फाइल के अंदर चेंजेस होंगे पूरा हैश क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिलीट कर देते हैं फाइल यहाँ से। वापस जाइए डेस्कटॉप पे, और इस फाइल को ओपन करके इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे मैं चेंज सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक या तो स्पेस ऐड कर दो। बस एक स्पेस ऐड करा मैंने और सेव कर दिया। या तो आप किसी कैरेक्टर को अपर केस में है लोअर केस कर दो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हल्का सा भी आप चेंज करोगे फाइल के अंदर, उसका हैश क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। चाहे आप बहुत बड़ा चेंज करो, छोटा चेंज करो, हैश क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक स्पेस ऐड करा, को वही सेव करके बंद कर दिया। अब आप वापस से हैश माई फाइल्स पे जाइए और इस फाइल को ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए, या जैसे भी ओपन करना है वैसे ओपन कर लीजिए आप इसको। अब इसके नए हैश को आप पुराने हैशेस के साथ मैच करिए। देखिए पूरा हैश का वैल्यू आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। MD5 ऊपर वाला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच का, आगे का, पीछे का चेंज हो जाए, पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाता है। ऊपर वाला MD5 था, सेकेंड वाला आपका SHA-1 था, एंड थर्ड वाला आपका CRC32 था। ये सिर्फ तब हुआ जब मैंने एक स्पेस ऐड करा। आप ऐसे ही कंटेंट हटा दो, डिलीट कर दो, कंप्लीट हैश चेंज होगा आपका। तो इसीलिए हैशिंग को यूज किया जाता है इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि फाइल में हल्का सा भी अगर चेंज किया गया होगा, अटैकर ने कुछ और ऐड किया होगा, तो उसका कंप्लीट सिग्नेचर या हैश चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक चीज आप लोग खुद ट्राई करना, अभी मैं ट्राई करूंगा उसमें टाइम लग जाएगा। जैसे अब मैंने आपको आप लोगों ने कोई भी टूल कभी भी डाउनलोड इंटरनेट से, तो उसमें कुछ, मैंने ये नहीं कह रहा हर वेबसाइट में मिलेगा, बट कुछ वेबसाइट से आपको हैश की वैल्यू मिलती है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने को याद होगा, उसका हायर एंड बूट जब हम लोग हायर एंड बूट जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसका डाउनलोड बटन के साथ नीचे कुछ हैशेस दिए जाते हैं उसमें। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए कि वो फाइल ओरिजिनल है या नहीं। अब अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो चलो ठीक है, हैश तो हो गई। लेकिन ये आपको तब मैच करने हैं ये हैशेस जब आप इसको किसी से ले रहे हो। मान के चलो अब मैंने सामने वाले से पेन ड्राइव में वो फाइल ली। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल है या नहीं, ये वही फाइल है या नहीं जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो उस केस में क्या होगा, आप उसी फाइल यहीं पे इसको अपलोड कर दो, ड्रैग ड्रॉप करके या ओपन करके फाइल को ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये 3 GB की फाइल है। ठीक है। थोड़ा टाइम मतलब 1 मिनट का टाइम ले सकता है ये अपलोड होने के लिए। जैसे ही यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद इसके हैशेस आ जाएंगे सामने। वो एज इट इज मैच करने चाहिए जो हैशेस यहाँ दिए गए हैं उसके साथ। अगर मैच कर रहा है तो ये फाइल ओरिजिनल है, अदरवाइज नहीं है original। ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर यही वाला फाइल है जो लेटेस्ट था इसका 3.06 GB का, अगर यही वाला फाइल आप लोगों ने डाउनलोड करा होगा जब मैं प्रैक्टिकल कराया था आपको हायर एंड बूट का, तब आप लोग वही फाइल को बस हैश माई फाइल्स में अपलोड करके देखिए, उसका हैश एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है ताकि आप मैच कर पाओ ये फाइल ओरिजिनल है या नहीं। ये तब के लिए नहीं है जब आपका फाइल जब आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तब के लिए नहीं है। तब के लिए है जब आप किसी और से ले रहे हो।
पेन ड्राइव में, मेल पे या किसी और तरीके से, ठीक है। तो उस समय आप इसको चेक कर सकते हो कि वो फाइल ओरिजिनल है या नहीं। समझ आया? तो हैश माई फाइल किसी भी फाइल का, किसी भी तरीके की फाइल का हैश निकालने के लिए ये आपको हेल्प करेगी। अगर आपको वर्ड्स के हैश निकालने हैं तो एक और टूल आता है, हैश कैल्क। ये आपको कोई भी डेटा आप प्रोवाइड करोगे इसको, जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया एप्पल, तो ये एप्पल का हैश आपको निकाल के देगा। जो जो एल्गोरिदम आप निकालना चाहते हैं उसको चेक करके क्लिक करिए कैलकुलेट फाइल। नहीं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का निकाल रहे हैं, तो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ डाल दीजिए। स्ट्रिंग का नाम है एप्पल, और यहाँ पर आप उसको कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, मतलब उस पर्टिकुलर डेटा का अलग अलग फॉर्म में हैश दिखा देगा। ठीक है। अब ये हैशेस आप थोड़े अगेन सेव करके देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप हल्का सा कैरेक्टर भी चेंज कर दोगे इसके अंदर, जैसे पहला मैंने MD5 डाला, दूसरा MD4, तीसरा SHA-1 ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं SHA-256। ठीक है, चार हैशेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब दो चीजें मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊंगा। एक तो हैश का आउटपुट लेंथ कितनी होगी, सेम होगी या नहीं होगी, और एक आपका कि हल्का सा भी आप कैरेक्टर में चेंज करोगे वो पूरा हैश चेंज हो जाएगा। तो दोनों चीजें चेक करिए। मैं क्या किया, यहाँ पे गया वापस और ए को मैंने कैपिटल कर दिया। पहले स्मॉल था, अब कैपिटल कर दिया, और अब कैलकुलेट करके देखिए। अब जो हैश आपके सामने आया है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिफरेंट है, ऊपर वाले से ये डिफरेंट है। MD4 वाला आप लेंगे तो ये भी आपको क्या दिखाई देगा, कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देगा। थर्ड वाला आप चेक करोगे SHA-1, ये भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। और SHA-256 अगर आप देखोगे तो वो भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी आपको दिख रहे हैं सेम है, हर जगह मैच कर रहा है ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर जगह मैच कर रहा है ये। ठीक है। मान के चलिए कि मैं सिर्फ ए का निकालना चाहता हूँ, या सिर्फ डॉट का निकालना चाहता हूँ। ठीक है। हम्म? तो अगर आप किसी भी एक कैरेक्टर का भी निकालोगे तब भी हैश का आउटपुट जो लेंथ होगी वो सेम ही रहेगी। आप कैलकुलेट करिए दोबारा से, आप आउटपुट को दोबारा से कंफर्म करो, मैच करो आउटपुट को, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। लेंथ अभी भी क्या होगी इसकी, सेम होगी, चाहे आप किसी भी का भी उठा लो, चाहे SHA-1 का उठा लो, आप इसका भी लेंथ चेक कर लो, एकदम सेम होगी। MD4 का ले लो, इसका भी लेंथ क्या होगी, एकदम। तो हैश का यही प्रॉपर्टी होती है कि हैश का जो आउट, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सभी को? चलिए, अब हैश क्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैंने आपको जॉन और हैशकैट के बारे में बताया था, तो मैं टूल्स बताए थे आप लोगों को, राइट? आप वो चीज़ ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे किया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने एप्पल का निकाला था, राइट? ये ऊपर वाला किसका था, लोअर केस में जो एप्पल लिखा हुआ था। मान के चलिए मैंने इसका एक हैश कॉपी किया, और आप crackstation.net, और दूसरी वेबसाइट है hashes.com। ये दो वेबसाइट हमेशा याद रखिए हैशेस को क्रैक करने के लिए। उसमें से खासकर ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हैश के क्रैक होने के, hashes.com। ठीक है। तो दोनों में ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने एप्पल वाला जो हैश था वो यहाँ पे प्रोवाइड करा। अभी इसको क्रैक तभी कर पाएगा जब इसको ऑलरेडी पता होगा कि एप्पल का हैश क्या होता है, एप्पल वर्ड का हैश क्या होता है। ये तभी क्रैक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इनके पास रेनबो टेबल होती है। रेनबो टेबल क्या होती है? रेनबो टेबल एक ऐसी वर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड हैशेस होते हैं। ऐसे हैशेस मतलब, एक जैसे अभी हम वर्ड लिस्ट की बात करते थे, वर्ड लिस्ट में क्या होते थे, नॉर्मल वर्ड्स होते थे जो हम लोग रीड कर सकते हैं।
वैसे ही एक और चीज होती है रेनबो टेबल, या जिसको आप बोलते हैं हैश टेबल। उसके अंदर उस लिस्ट में क्या होते हैं, सिर्फ हैशेज होते हैं। और ऐसे हैशेज होते हैं जिनको पहले से क्रैक किया जा चुका होता है। ठीक है। तो इसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, ये आपके हैशेस को क्रैक करता रहता है टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम। और जो भी हैशेस इसके पास अवेलेबल होंगे जिनको ये ऑलरेडी क्रैक कर चुका होगा, उसको क्रैक करके आपको दिखा देगा। जैसे हमारा ऊपर वाला क्या था, अब लोअर केस में एप्पल था। अगर आप नीचे वाले को ट्राई करोगे, जैसे मैं तीनों देना चाहता हूँ तो तीनों आप दे दो कॉपी करके। यहाँ पर किसी और एल्गोरिदम का देना है, किसी और का दे दो। इन तीनों को कॉपी कर दो, यहाँ पे एज इट इज को पेस्ट कर दो लाइन बाय लाइन। ये तीनों को क्रैक करेगा एक साथ। टाइप भी बता देगा, जैसे पहले MD5 बता रहा था, अब क्या बता रहा है ये, शाह 1, क्योंकि हमारा थर्ड वाला शाह 1 था। उसने बता दिया कि ऊपर वाला स्मॉल एप्पल में था, एप्पल में था, फिर कैपिटल ए एप्पल, और फिर पीरियड या डॉट का था, राइट। तो हर किसी का उसने जो हैश है वो कैलकुलेट करके दिखाया। वैसे ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। इसको दे दो, यहाँ पे आप कैप्चा वेरीफाई कर लीजिए क्या है। तो बता देगा इस वाले का क्या था, डॉट, इसका एप्पल, एंड इस वाले का लोअर केस में एप्पल। तो जो आपने जैसा दिया था वही आपको बता देगा, D4N3, D4N3, उस तरीके से उसने कर दिया। समझ आ रहा है। तो hashes.com और crackstation.net ये हैशेस को क्रैक कर सकते हैं। आपके प्री कैलकुलेटेड हैशेस इनके पास होते हैं जिनको ये इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आप कभी भी हैश क्रैक करने का ट्राई करो तो ये भी ट्राई कर लो। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है कि हैशेस सभी के क्रैक कर सकते हो आप। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दिया, कैलकुलेट किया इसका। अब जरूरी नहीं है कि इसको क्रैक कर पाए। मैं इसका MD5 हैश कॉपी किया और सर्च अगेन पे जाइए और यहाँ पर डाल दीजिए। अगर इसके डेटाबेस में होगा इसका हैश क्या, मतलब ये किस चीज का हैश है, तो ये कैलकुलेट कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्या बता रहा है, हैशेस आए मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर पाया। 1 हैश इज चेक, 0 फाउंड, 1 नॉट फाउंड। वो बता रहा है कि इसको क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि हैशेस मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि हर कोई हैश आप क्रैक कर लो। अगर वर्ड लिस्ट है, अगर आपने इसको बता रखा है कि ये सेंटेंस है, इसको आपको हैश की जगह ट्राई करना है, तो ये उसको ट्राई करेगा, क्रैक करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। वो बता देगा नॉट फाउंड। ठीक है। तो हैशेस तभी क्रैक होते हैं जब वर्ड लिस्ट में या ऑलरेडी कैलकुलेटेड आपके पास हैशेस हैं, तभी आप उसको क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप क्रैक। तो चीजें समझ आए हैशेस के बारे में। ठीक है। तो आप फाइल्स का कंटेंट का हैश निकाल सकते हो। क्रैक करने के लिए आप ये दोनों वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, क्रैक स्टेशन और hashes.com। ठीक है। अब इंक्रिप्शन का मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा। पहले उससे पहले इंक्रिप्शन से रिलेटेड और भी चीजें हैं वो कवर कर लेते हैं, फिर इंक्रिप्शन का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इंक्रिप्शन हैशिंग बताया था, और आज आप हम लोगों ने डिस्कस किया था एनकोडिंग, जिसमें से एनकोडिंग और हैशिंग का प्रैक्टिकल मैंने आपको भी करा दिया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म लिख लीजिए आप लोग, PKI। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, आप लोगों ने कुछ ऐसे टर्म्स सुने होंगे जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। अब उन डिजिटल सर्टिफिकेट्स को, सिग्नेचर्स को कहाँ से जनरेट किया जाता है, उनको जनरेट करने का प्रोसेस क्या होता है,
कौन जनरेट करता है, कौन प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो जितने भी ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स और सिग्नेचर्स होते हैं, इनको क्रिएट, मैनेज, डिस्ट्रॉय, स्टोर करके रखना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, ये सब कौन करता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बॉडी होती है, ये एक प्रोसेस है, पीपल है इसके अंदर, प्रोसेस होते हैं, लोग होते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, जिनसे आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को क्रिएट, मैनेज, रिवोक या डिलीट, वेरीफाई, वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर से जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब कुछ किसके अंदर किया जाता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी। इसको क्या बोलते हैं? CA, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। एक होता है इसमें RA, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये ऐसे बॉडीज होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपके सर्टिफिकेट्स को क्रिएट करती हैं, स्टोर करके रखती हैं अपने पास, और आपको वेरीफाई करके, आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करके आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट लेना हर किसी का, मतलब हर कोई नहीं ले सकता। आपको पहले अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, आपको उस डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज बताना पड़ेगा, तब जाके आपको वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स का एक सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है? जैसे SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप HTTPS में, एस का मतलब क्या होता था? सिक्योर। तो वो अपने वेबसाइट को सिक्योर कैसे करते हैं हम लोग? SSL सर्टिफिकेट्स की मदद से, राइट। SSL की फुल फॉर्म क्या होती है? SSL की फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर। तो SSL सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो आपके जनरेट कहाँ से किए जाते हैं? इस पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। जैसे आपने अपनी कोई डोमेन परचेज किया, अब डोमेन परचेज करने के बाद आपका जो वेबसाइट होगा उसके उसके ऊपर आप SSL सर्टिफिकेट लगाते हो, ताकि उस पर HTTPS का टैग लग पाए, या उसको सिक्योर करने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए HTTPS का यूज किया जा सके। तो वो इंक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्टेक्ट किया जाता है, जहां पर कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। अब सर्टिफिकेट अथॉरिटीज में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे GoDaddy। GoDaddy क्या है? आपका एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है, वो डोमेन प्रोवाइडर भी है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है। होस्टिंगर अगेन क्या है? डोमेन प्रोवाइडर भी है, और आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है। इसके अलावा सिमेंटेक क्या कैसे करता है? खुद ही करता है। देखो, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए आपकी जो अथॉरिटी, आपकी जो गवर्निंग बॉडी है ना, मतलब आप जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको सामने वाले की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर उस सर्टिफिकेट से कोई भी गलत काम हुआ, तो आपको भी उसमें मतलब दोषी ठहराया जाएगा, या आपको भी उसमें गिल्टी माना जाएगा, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया। और अगर जब आपको पता चल गया है कि वो यूजर या वो ऑर्गेनाइजेशन गलत काम कर रही है, तो उसको रिवोक कर लेना चाहिए तुरंत उस सर्टिफिकेट को, क्योंकि आपने प्रोवाइड करा है। तो इन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के पास पूरी पावर होती है कि वो सर्टिफिकेट को डिस्कार्ड कर दें, हटा दें, ताकि आपकी वेबसाइट HTTPS पे अगर चल भी रही है तो उसमें क्या लिखा आएगा? नॉट सिक्योर। आपका ब्राउजर उस वेबसाइट को ओपन नहीं करने देगा किसी क्लाइंट के वेबसाइट पे, है ना। जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर्स हैं वो आपके वेबसाइट को ओपन नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां पे वो दिखाएगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। अगर वो यूजर तब भी जाना चाहता है, तो उसको लिखाएगा कि हाँ, प्रोसीड टू कंटिन्यू। वो कर सकता है कंटिन्यू जाने के लिए आगे। बट हाँ, ये सिर्फ ट्रस्ट के लिए होता है कि हाँ, बिल्कुल। तो देखो, जब भी आप HTTPS का यूज करते हो, एक तो इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, और एक ट्रस्ट के लिए भी यूज किया जाता है कि वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, क्या वो जेन्युइन काम कर रही है, नहीं कर रही है। क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं करेगी, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी को उसका जो सर्टिफिकेशन है वो रिवोक कर लेना चाहिए। अगर नहीं करा रिवोक, तो या तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी की गलती है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही काम कर रही है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं है। हाँ। देखो, वैसे वहां पे ना HTTPS वाली ऐसे ज्यादातर नहीं मिलेंगी आपको, वो HTTP पे भी काम करती है। मैक्सिमम आपको HTTP वाली मिलेंगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉर के थ्रू इंक्रिप्ट हो रहा होता है, तो वहां पर आपको इंक्रिप्शन की वैसे भी जरूरत नहीं है। और ट्रस्ट और नॉन ट्रस्ट वाली तो चीजें डार्क वेब में वैसे भी नहीं होती,
राइट। तो आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी का काम सिर्फ नॉर्मल यूजर्स पे के लिए है जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। वहां पे आपको शायद ही कोई, मतलब आप उससे अगर ये फेसबुक वगैरह विजिट करोगे, गूगल विजिट करोगे, तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट मिलेंगी आपको, बट कोई और विजिट करोगे आप, उसमें HTTP पे ही आपको विजिट करना पड़ेगा उन वेबसाइट्स को। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी और भी बहुत सारे, आइडेंट ट्रस्ट है, और इंडिया में ई मुद्रा करके भी है। जैसे बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स दोनों। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी यही हो सकती है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी आपकी क्या होती है, उसके अंदर एक और पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो आपको रजिस्टर करता है। आप सबसे पहले किसको कांटेक्ट करते हो, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, जिसको आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हो। फिर वो डिटेल्स को वेरीफाई करता है, और उसके बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करता है। और फाइनली इसी के पास सारी पावर होती है, जो आपके सर्टिफिकेट को कभी भी रिवोक कर सकता है। और ये सर्टिफिकेट्स कभी भी हमेशा के लिए नहीं मिलते आपको। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं। 1 साल के लिए मिल गया मिनिमम, 1 साल के लिए तो मिलता ही है, बाकी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके आपको कितने भी, हाँ, आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। नहीं नहीं नहीं, वो आपका तो, वो तो डोमेन का टाइम होता है। वो डोमेन का टाइम होता है, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे आपने गुड आईडी से परचेज किया या होस्टिंगर से लिया, तो उसमें ऑफर चल रहे होते हैं कि आप इसी प्राइस में डिजिटल ये SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हो, डिजिटल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसी इसी अमाउंट में। फिर अगले साल आपको उसका लगभग होता है खर्चा आपका 1200-1300 रुपये का होता है हर साल का। तो ये लगभग 10-12 डॉलर का, 10-12 डॉलर लगते हैं उसमें। तो बस उतना आपको पे करना पड़ता है पर ईयर, इसके लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। उससे ज्यादा नहीं होता अमाउंट, तो वो 1 साल का सिर्फ 1200 रुपये होता है आपका INR में देखा जाए तो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बट हाँ, उससे आपका ट्रस्ट बना रहता है। और लोग आपके वेबसाइट आजकल, मतलब बहुत सारे लोग पहले भी सिर्फ HTTPS वेबसाइट पे ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड है, इसलिए चले आते हैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको ट्रस्ट वर्दीनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट वर्दी बना रहा है। आपने जैसे कोई भी वेबसाइट विजिट करो, जैसे ये वेबसाइट है crackstation.net, अब आप यहाँ पे जाओगे, आपके सामने लिखा आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा सर्टिफिकेट इज वैलिड। इस पे क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सर्टिफिकेट क्या है। तो यहाँ पे आपको CN, या जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसका कॉमन नेम क्या दिखा रखा है, जिसे इनने कहाँ से लिया हुआ है, R10, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो जिसने क्या प्रोवाइड करा है इसको, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है। वैसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में आपको जैसे गुड आईडी दिख जाएगा, कुछ में सिमेंटिक दिख जाएगा, किसमें आइडेंट ट्रस्ट, की मुद्रा, ऐसे करके बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये तो आप किसी वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे, फेसबुक पे, हर किसी में आपको अलग अलग सर्टिफिकेट अथॉरिटीज नॉर्मली मिलेंगी, और वो आपको ट्रस्ट वर्दीनेस प्रोवाइड कर रही होगी। यहाँ पे आपको ये भी दिखा रखा है कि ये वैलिड कब से कब तक है। जैसे इशू कब किया गया था इनको, November 14 को, 2024, और ये एक्सपायर कब हो जाएगा। इसका यूज करके नहीं, इसका यूज करके ऐसा कुछ, मतलब जब तक आपके सिक्योर सॉकेट लेयर में कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे SSL के भी वर्जन होते हैं, तो अगर उसके कोई वर्जन में वल्नरेबिलिटी हो तब कुछ किया जा सकता है, अदरवाइज। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पब्लिक की। जैसे आपको पता है, आपके एंड से जब कोई पैकेट निकलता है, तो उसको आपका ब्राउजर क्या करता है, इंक्रिप्ट कर देता है। तो वो इंक्रिप्ट किसके थ्रू कर रहा होता है उसको, सर्टिफिकेट, मतलब जो आपने जिस, जो आपका सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो पब्लिक की था, उसके थ्रू आपका सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होता है, आपके एंड पे इंक्रिप्ट होता है। और जब वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है, सर्वर के पास, तो सर्वर उसको अपनी प्राइवेट की से क्या कर लेता है, डिक्रिप्ट कर लेता है। फिर जब सर्वर